बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड n इफ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930 वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। पहले बच्चों मैं इसका आपको मकसद या मतलब बता लूं कि यहाँ पे ये कंडीशन क्यों है n ग्रेटर और इक्वल टू 2 वाली। अगर n को आप 2 से लेस ले लें, यहाँ पे n को 2 से कम कोई भी वैल्यू दें, लेट आप n को 0 वैल्यू दें, 0 माइनस 2 नेगेटिव 2 बनेगा, नेगेटिव का फैक्टोरियल निकल ही नहीं सकता। फिर n की वैल्यू 1 रखें, यहाँ से देखें 1 माइनस 2 वो -1 बनेगा, नेगेटिव 1 का फैक्टोरियल नहीं ले सकते हम। सो दैट्स वाई n को 2 ले सकते हैं। 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल वो हमें पता है 1 है। दैट्स वाई यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है। ये कंडीशन सवाल में ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, सिर्फ वो हमें ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे दर हकीकत नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए। और वैसे भी जो एंड पे हमें आंसर मिलेगा वो जरूर इस 2 से बड़ा ही होगा। देखना, जो n की वैल्यू मिलेगी अगर 2 से लेस आ भी गई n की वैल्यू तो हम उसको भी क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे ये -30 है, नेगेटिव वैल्यू को वैसे भी हम इग्नोर करते हैं, और इस लिहाज से भी देखें तो ये 2 से लेस है, दैट्स वाई इसको इग्नोर कर देंगे। तो आए बहरहाल हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब भी बच्चों ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यूज हों तो ये बात मैंने कई बार बताई हुई है कि हम बड़े फैक्टोरियल वाली वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं कितने स्टेप्स तक, जितना इनके दरमियान डिफरेंस हो। कितना डिफरेंस है 2 का, तो n को छोड़कर 2 स्टेप्स आपने डाउन जाना है। या दूसरा यूं भी याद रख सकते हैं कि आप इसको एक एक वैल्यू कम करते जाएं, जब आप n-2 पे पहुंचेंगे यहां से तो उसके साथ ये टैली हो जाएगी, मैच हो जाएगी, उधर रुक जाना और फैक्टोरियल डाल देना। जैसे मर्जी समझ लें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। लेट ये 9 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल है। जब भी बच्चों ऊपर नीचे फैक्टोरियल की वैल्यूज हों तो आपने क्या करना है, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक एक्सपैंड कर दें। मतलब 9 को एक एक स्टेप डाउन करते जाएं। कितने स्टेप डाउन करने हैं, जितना इनका डिफरेंस हो। ये कितना डिफरेंस है 2 का, तो 9 से आगे 2 स्टेप्स डाउन आना है। 9 इंटू 8 एक एक कम करते जाएं, 7 फैक्टोरियल पर रुक जाएं, ये 2 स्टेप्स बन रहे हैं, इससे काट दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका है, इस सेंस में भी बात को समझ सकते हैं कि 9 में से एक एक लेस करते जाएं, जब इस नंबर पे पहुंचे तो वहां पे रुक जाएं। ये इससे टैली हो गया, मैच हो गया, इसको काट दें, कैंसिलेशन हो जाएगी। तो दर हकीकत फैक्टोरियल की जब भी फ्रैक्शन आए तो हमेशा हम यही काम करते हैं इनको कैंसिल करने के लिए। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट रह गया n इंटू n-1 इज इक्वल टू 930। बच्चों यहाँ पे मैं जानबूझ के एक गलत स्टेप करने लगा हूं। बहुत सारे बच्चों से ये बात हो जाती है। क्या, जब भी 2 चीजों का प्रोडक्ट हो, जैसे यहां भी देख लें ये 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 20 है, तो क्या मैं फिर इसको भी 930 लिख लूं एंड इसको भी 930 लिख लूं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये हम ऐसा नहीं कर सकते। जब भी 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, यहां जब 0 वैल्यू हो तो फिर ऐसा हम करते हैं, वरना हम नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा ऐसे करना। तो फिर क्या करेंगे हम, इनको फिर हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 930 को इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। स्टूडेंट्स, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो, फेडरल बोर्ड के पेपर में आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो फेडरल बोर्ड के पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन करने की बजाय आप इसके रूट्स कैलकुलेटर से निकाल लें। आए मैं आपको कैलकुलेटर से रूट्स निकालना समझाता हूँ। बच्चों, ये कैलकुलेटर आपने ऑन करके आपने बेटा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर या रूट्स निकालने हो तो आपने बेटा मॉड प्रेस करना है। मॉड जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पैटर्न आ जाएगा कैलकुलेटर पे। आप अगर देखें तो नंबर 5 पे इक्वेशन लिखा हुआ है, तो आपने कैलकुलेटर में नंबर 5 प्रेस करना है।
तो अब बेटा ये कैलकुलेटर की स्क्रीन पर इस तरह से इक्वेशंस बनी नजर आ रही हैं। तो आप अगर गौर करें तो नंबर 3 पे जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि हमारे पास भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमसे कैलकुलेटर पूछेगा कि आपने किस पैटर्न की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 वाले जो नंबर पर इक्वेशन है 3 को हमने प्रेस कर देना है। ये देखो जैसे ही मैं 3 को प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये ए बी सी अब मांगेगा। दर हकीकत ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। बच्चों हमसे कैलकुलेटर अब ए की वैल्यू मांग रहा है कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है उसमें शुरू वाला जो कोफिशिएंट है जिसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ए की क्या वैल्यू कैलकुलेटर कहते हैं प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ए जो है ये 1 है, बी जो है ये -1 है और सी जो है ये -930 है। तो आपने ए बी सी को ये वैल्यू प्लग इन करनी है। तो ए को आपने 1 वैल्यू प्लग इन करनी है। तो आप बेटा 1 प्रेस करो, हर अगले स्टेप पर जाने के लिए आपने ए प्रेस करना है। अब देखो जैसे ही आप 1 प्रेस करके इक्वल प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर ने मेमोरी के तौर पर ए को वैल्यू अपने अंदर एज्यूम कर ली है। नेक्स्ट कैलकुलेटर अब कहेगा कि बी की क्या वैल्यू है। तो इसमें बेटा आपने बी की जो वैल्यू है वो -1 लेनी है। तो आप ये देखो ये माइनस प्रेस करो फिर 1 प्रेस करो, तो कैलकुलेटर ने बी की वैल्यू -1 एज्यूम कर ली। लेकिन आपको अब सी पर जाना है तो इक्वल प्रेस करेंगे। हर नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए आपने बेटा इक्वल प्रेस करना है। सी की क्या वैल्यू है, दैट इज -930 -930। ये कैलकुलेटर ने अब 930 ले लेनी है, -930। स्क्रीन को आप देख लें जूम करके, इक्वल प्रेस करें तो कैलकुलेटर ने सी की वैल्यू भी एज्यूम कर ली है। इनपुट के तौर पर कैलकुलेटर ने -930 वैल्यू ले ली है। अब हम कैलकुलेटर से रूट्स मांगेंगे। जब भी किसी अगले स्टेप पर जाना है तो इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करो तो कैलकुलेटर आपको फर्स्ट रूट दे रहा है, दैट इज इक्वल टू, ये देख लो, दैट इज इक्वल टू x1 जो है ये 31 है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें हम कैलकुलेटर से रूट्स निकालेंगे। अब आप सेकंड रूट निकालने के लिए इक्वल प्रेस करें, अगले स्टेप पर जाने के लिए हमेशा इक्वल प्रेस करें। तो सेकंड रूट देखो कैलकुलेटर जो है वो हमें -30 वैल्यू दे रहा है। तो कैलकुलेटर हमें रूट्स देगा डायरेक्ट, लेकिन हमने उसके फैक्टर बनाने हैं। तो याद रख लो बच्चों, रूट्स का अपोजिट साइन जो होता है वो फैक्टर होता है। तो आए अब हम अगेन व्हाइट बोर्ड पर जाते हैं, दोबारा आगे इस क्वेश्चन की आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो बच्चों कैलकुलेटर ने आपको रूट्स बताए हैं x1 x2, दर हकीकत ये n1 n2 होगा यहाँ पे, लेकिन हमें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन करनी है। तो याद रखो बेटा, जो फैक्टर्स होते हैं वो रूट्स का अपोजिट साइन होते हैं। रूट्स और फैक्टर एक दूसरे का अपोजिट साइन होते हैं। इट मीन इसके जो फैक्टर बनेंगे वो -31 एंड 30 बनेंगे। क्या मतलब, ये आप शुरू वाला जो कोफिशिएंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बना -930। अब हमें बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि उनका सम जो है वो -1 बने और उनका प्रोडक्ट जो है वो -930 बने। तो ये वो डिजिट्स हैं जो रूट्स का अपोजिट होंगे। तो बीच वाले मैंने जानबूझ के ये जगह छोड़ी थी, बीच वाले आप स्टेप्स ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। जो आपके फैक्टर हैं वो वेरिएबल के साथ यूं डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख लें, वरना यहाँ पे बीच वाले अब मैं 2 स्टेप कर रहा हूँ, मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। n² -n को मैं लिखूंगा -31n +30n -930। जब क्वेश्चन बहुत लेंथी हो तो ये जो मैं अब बीच में 2 स्टेप करने लगा हूँ ये बेशक ना करें, क्योंकि 4 नंबर का अगर ये सवाल है तो इधर तक ये काफ़ी सारे स्टेप्स बन रहे हैं। तो बीच में ये स्टेप ना करें। जो भी आपको फैक्टर मिल रहे हैं वो वेरिएबल के साथ डायरेक्ट लिख लें। n लिया कॉमन n -31, यहाँ से 30 लिया कॉमन
n माइनस 31, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई चीज कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट में n बने, दैट्स वाई 30 कॉमन लिए। ये सेम बन गई वैल्यू। अगला बेटा ये स्टेप है, तो ये देखें ये दो स्टेप्स आप बेशक ना भी करें, जो आपको फैक्टर मिल रहे हैं, जो आपको फैक्टर मिल रहे हैं उनको डायरेक्ट वेरिएबल के साथ ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लें। मैं यूं मिसाल दे देता हूं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, इसके बन रहे हैं ये वाले दो नंबर फैक्टर्स। तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये जो पर नंबर्स हैं इनको ऐसे प्रोडक्ट में लिख लो डायरेक्ट। अब क्या करना है, इसको भी जीरो पुट कर लो, इसको भी जीरो पुट कर लो। वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि जब प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम अलग अलग जीरो पुट करते हैं, अगर यहाँ 0 के अलावा कोई नंबर हो तो फिर इस तरह से अलग अलग नहीं पुट करना। तो यहाँ से बेटा ये n की दो वैल्यूज आई हैं, एक 31 और एक 30, एक 31 और एक माइनस 30। नेगेटिव वैल्यू को आप कंसिडर नहीं करोगे, नेगेटिव वैल्यू जो है इस चैप्टर में n की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल हम नहीं लेते। स्टूडेंट्स आप चाहें तो ये मिड टर्म ब्रेक की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। हमने तो ये फैक्टराइजेशन की है, ये वाला स्टेप फैक्टराइजेशन कहलाता है। मिड टर्म ब्रेक हुई है यहाँ तक और ये फैक्टराइजेशन वाला स्टेप है, तो आप फैक्टराइजेशन की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। कैलकुलेटर चूंकि फेडरल बोर्ड में अलाउ है, टाइम बचाने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से रूट्स निकालो, लेकिन रूट्स डायरेक्ट नहीं लिखने, यानी कोई बच्चा यहां से डायरेक्ट ये रूट्स लिख दे तो ये चीज गलत है। कैलकुलेटर स्टेप्स कम होंगे तो नंबर काट सकते हैं, कैलकुलेटर आपको रूट्स देगा, लेकिन कम से कम ये एक स्टेप जरूर कर लें तो फिर इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कैलकुलेटर आपको रूट्स देगा, उसका अपोजिट साइन फैक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट फर्ज कर लो यही सवाल फेडरल बोर्ड में एक नंबर का MCQ टाइप बनकर आ जाए कि यही सवाल है, नीचे ए के ऐसे ऑप्शन हो, ABCD आंसर के ऐसे ऑप्शन हो आगे दिए गए हो, तो फिर क्या करेंगे सोचें। अगर यही सवाल एक नंबर का MCQ आ जाए तो फिर क्या करेंगे। हाँ जी बच्चों, आपने हर वैल्यू को, ये जो ABCD वैल्यू है, हर वैल्यू को ऊपर आंसर में प्लग इन कर लें। यानी फर्ज कर लो यहाँ पे एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 7 है, एक वैल्यू 31 और एक वैल्यू 30 है, तो हर वैल्यू को इधर पुट कर लें। 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, अगर आंसर 930 है तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसको टिक कर दो। इसमें इस वैल्यू को जब आप प्लग इन करोगे तो रिजल्ट 930 बनेगा। तो ये कैलकुलेटर से आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से चेक कर सकते हैं। हर वैल्यू को इसमें प्लग इन करते जाएं, जिस पर रिजल्ट 930 बनेगा उसको आप फेडरल बोर्ड में MCQ वाले ऑप्शन को उसको टिक कर लेना। सेकेंड पार्ट देखें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसमें भी n ग्रेटर और इक्वल टू 5 की कंडीशन वही है, 5 से लेस लोगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। अब बच्चों यहाँ भी टेक्निकली आपने चलना है, एक तो यूं भी कर सकते हैं कि यहीं पर आप इस n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से काट लें, वरना क्या करें आप क्रॉस थोड़ा सा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह रीअरेंज कर लें। इन दो वैल्यूज को ऊपर नीचे अलग कर लो और n फैक्टोरियल को इधर ले आओ काटने के लिए, ये मैंने काट दिया। और इन दो को अब आपने ऊपर नीचे देखने के बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, तो n माइनस 3 बड़ा फैक्टोरियल है, तो इसको आप 2 स्टेप डाउन ले जाएं। क्यों 2 स्टेप डाउन लेकर जाना है, इनका डिफरेंस 2 है, तो उस नंबर से फिर पीछे 2 स्टेप्स डाउन लेकर जाएं, जिसके साथ वो मैच कर जाए वहीं पे रोक दें और काट दें, एक एक नंबर पीछे लेकर जाना है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। अब इन दो का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास 20 बनना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं, हरगिज नहीं। थोड़ी देर पहले भी यहीं पे मैंने ये बात बताई थी, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी ऐसा आप लिखोगे और करोगे तो फर्ज कर लो यहाँ से n की वैल्यू 23 है और यहाँ से n की वैल्यू 24 है, 23 एंड 24 का प्रोडक्ट 20 तो नहीं होगा। यानी आप दर हकीकत ये कर रहे हो
कि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 20 है तो उनमें से हर एक चीज 20 को आप उसको 20 पुट करो, ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो तो फिर हम ये कर सकते हैं कि उनमें से कोई एक या दोनों 0 हो सकती हैं, लेकिन जब इधर बच्चों कोई नंबर हो तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होता है ऐसे सीन में, ऐसी सिचुएशन में? बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपने हमेशा फिर मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी राइट साइड पर कोई नंबर हो, 0 के अलावा कोई नंबर हो, तो फिर आपने मल्टीप्लाई करके उसको इधर ले जाकर राइट साइड पर 0 बनाना है। तो ये मल्टीप्लाई किया, राइट साइड वाले नंबर को भी इधर ले आए, 0 बनाकर, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसी तरह से आप जो मैंने कैलकुलेटर में बताया फैक्टराइजेशन कर लें। ये इसके फैक्टर बनेंगे -8 and 1, तो इसको आप कैलकुलेटर से आप देख लें। रूट्स बनेंगे 8 and -1, उससे फैक्टर बना लें। नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ n इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर होगा। पार्ट 3 है n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 into n-1 फैक्टोरियल। तो इधर भी हम यही काम करेंगे, फैक्टोरियल की रकमों को इकट्ठा करके ये इसको इधर ले जाकर अब जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको छोटे फैक्टोरियल तक हम ओपन करेंगे। तो n+2 को हम ओपन करेंगे, 3 स्टेप डाउन हम जाएंगे। इनका फर्क देखें ना, तो ये 3 फर्क बन रहे हैं। तो n+2 से आगे 3 स्टेप्स जाने हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि इससे एक एक कम करते जाएं और जहां पे ये नंबर आएगा उधर रुक जाना है, उससे फिर फैक्टोरियल डालकर कैंसिल कर दें। तो n+2, उससे एक छोटा नंबर एक कम करें n+1, फिर एक कम करें n, फिर एक कम करें n-1, इस पे रुक जाए, फैक्टोरियल डाल दें, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनको अब हमें मल्टीप्लाई करके ये क्यूबिक इक्वेशन बनानी है हमें, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट बना। स्टूडेंट्स ये याद रखें, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि उनके राइट हैंड साइड पे क्या होता है, 0। तो यहाँ पे अब फिर हम कैलकुलेटर से हम इसके रूट्स निकालेंगे। मैं पहले आपको कैलकुलेटर से इसके रूट्स बनाना समझा लूं, फिर हम वापस क्वेश्चन पर आएंगे। बच्चों अब हमने इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स भी उसी तरह से कैलकुलेटर की मदद से निकालने हैं। तो बिल्कुल वही पैटर्न, बिल्कुल वही स्टोरी। आपने बच्चों मॉड प्रेस करना है। मॉड प्रेस करने पर आपसे ये कैलकुलेटर, ये पैटर्न स्क्रीन पर आ रहा है, आपको कैलकुलेटर कहेगा कि आपने कौन सा काम करना है। तो हमने इक्वेशन पे काम करना है, दैट्स वाई हमने 5 प्रेस करेंगे। 5 प्रेस करने पर कैलकुलेटर आपसे कहेगा कि ये मेरे पास इस तरह की इक्वेशन अवेलेबल हैं, आपने किस तरह की इक्वेशन पे काम करना है। तो हमने क्यूबिक इक्वेशन पे काम करना है। ये देखो ना, क्यूब है, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 हो तो क्यूबिक। तो हम नंबर 4 पर देखें तो क्यूबिक इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d। ये इनकी जनरल फॉर्म कैलकुलेटर बता रहा है कि जनरल फॉर्म ये है। तो हम नंबर 4 को प्रेस करेंगे। अब आपसे कैलकुलेटर उसी तरह से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म थी, पैटर्न था, अब ये आपसे a, b, c एंड d की वैल्यू मांगेगा, ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे देखो बेटा, a की वैल्यू 1 है। आप इसको अगर कंपेयर करोगे ना, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें, ax³ + bx² + cx + d, जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू क्या है, -60। तो आपने अब कैलकुलेटर को ये वैल्यू आपने उसको असाइन करनी है। तो a की वैल्यू 1 है, इट मीन आप 1 प्रेस करो तो आपको कैलकुलेटर a की वैल्यू ले लेगा। नेक्स्ट इक्वल प्रेस करो, फिर b के लिए आप 3 प्रेस करो, इक्वल प्रेस करो तो b की वैल्यू ले ली उसने। फिर c के लिए 2 है तो 2 प्रेस करो, इक्वल प्रेस करो, c की वैल्यू ले ली। नेक्स्ट -60, -60, अब इक्वल प्रेस करो तो उसने d की वैल्यू भी असाइन कर ली। अब हमने इससे रूट्स मांगने हैं। तो देखें बच्चों, पहला जो रूट है कैलकुलेटर आपको दे रहा है, दैट इज 3, यानी इसमें एक रूट जो है ये 3 है, x1 = 3। इक्वल प्रेस करो
तो बाकी रूट्स बताएगा, लेकिन गौर करो सेकंड रूट के साथ आयोटा आ रहा है। ये देखें बच्चों, यहां पे कैलकुलेटर में ये आयोटा लिखा हुआ है, इट मीन सेकंड रूट इमेजिनरी है। फिर इक्वल प्रेस करो, थर्ड रूट मिलेगा, उसमें भी ये आयोटा आ रहा है। तीनों रूट्स कैलकुलेटर आपको दे रहा है, लेकिन दो रूट्स इमेजिनरी है, ये आयोटा है, आयोटा, और एक रूट रियल है। तो यही काम हम इधर सिंथेटिक डिवीजन के साथ करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों आपने देखा कि कैलकुलेटर से हमारे पास एक रूट x आया 3x1, इसको नाम 3 दे रहा हूं मैं, बाकी दो इमेजिनरी रूट्स हैं। लेकिन डायरेक्ट यूं नहीं लिखना कि वन वैल्यू इज दिस एंड अदर टू रूट्स आर इमेजिनरी, नहीं, आपने अब सिंथेटिक डिवीजन के अंदर ये वाला रूट खुद आपने यहां यूज करना है। इनफैक्ट हम सिंथेटिक डिवीजन में यहां अपनी मर्जी से हिट एंड ट्रायल रूल के तहत, हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत हम यहां पे खुद नंबर गैस करते हैं, चेक करते हैं, और जहां पे रिमाइंडर 0 आए हम कहते हैं वो वैल्यू क्या है, रूट है। जब रूट ना दिए जाएं तो हम अपनी तरफ से यहां पे रूट्स को चेक करते हैं। स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन का काम क्या है, जरा गौर से मेरा जुमला सुनना है। सिंथेटिक डिवीजन हमें दो चीजों को फाइंड आउट करने में बड़ी यूजफुल होती है। क्या? एक, सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम रूट्स ढूंढते हैं, और दूसरा सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम कोशंट ढूंढते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम रिमाइंडर निकालते हैं, बट सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम दो चीजें ढूंढते हैं, एक कोशंट, इधर से कोशंट हम ढूंढेंगे, और दूसरा रूट यानी फैक्टर। तो सिंथेटिक डिवीजन इज वेरी यूजफुल टूल टू फाइंड आउट कोशंट एंड रूट्स या फैक्टर ऑफ ए इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के, एन इक्वेशन। तो सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम फैक्टर यानी रूट एंड कोशंट निकालते हैं। तो जब भी पावर 3 या 3 से ज्यादा हो तो उधर सिंथेटिक डिवीजन लगेगी। पावर 2 तक तो हम फैक्टर या मिड टर्म ब्रेक जिसको कह लें वो हम काम करते हैं, रूल लगाते हैं। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन कब लगाते हैं? जब पावर 2 से ज्यादा हो जाए, यानी पावर 3 और 4 या 5 वगैरह। सिंथेटिक डिवीजन का क्या तरीका है? ये सारे कॉफिशिएंट आपने यूं तरतीब में लिखने हैं, अगर कोई पावर इसमें मिसिंग होती तो फिर उसका कॉफिशिएंट हम 0 लेते। ये सारे कॉफिशिएंट हमने लिखे, यहाँ पे हमने अपनी तरफ से कोई नंबर लेना है, लेकिन वो नंबर लेना है जिसके साथ ये एंड पे रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। तो हमें पता चल चुका है, कैलकुलेटर ने हमें बता दिया कि वो फैक्टर क्या है, 3। तो हम डायरेक्ट 3 पे आएंगे। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं चेक करोगे तो आप ट्राई करते रहोगे, पहले 1 को टेस्ट करोगे, फिर 2 को टेस्ट करोगे, फिर 3 पे पहुंचोगे। लेकिन कैलकुलेटर से मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दी, आप डायरेक्ट 3 रूट, ये काम पेपर में करना है। डायरेक्ट रूट कैलकुलेटर से ना लिखना, नंबर काट सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन में ये जो पहला कॉफिशिएंट होता है, ये एज इट इज नीचे हम लो डाउन करते हैं। इसकी कोई वजह का पता है कि ये जो हम कॉफिशिएंट है ये एज इट इज नीचे क्यों लिखते हैं? कभी आपने सोचा? मैंने पहले भी एक अपना पुराना एक लेक्चर है उसमें भी ये बात बताई थी। ये मैं थोड़ी देर बाद ये समझा दूंगा कि ये हम जो भी यहाँ कॉफिशिएंट होता है उसको एज इट इज नीचे क्यों कॉपी पेस्ट करते हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। बहरहाल अब आगे चलें। जो भी ये नंबर होगा उसको एज इट इज नीचे लो डाउन कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को, ये बनेगा 3। जो भी ये प्रोडक्ट बनेगा इसको अगले नंबर के नीचे लिखकर ऐड करना है। हमेशा ये प्रोडक्ट जो भी बनेगा इसको नेक्स्ट कॉफिशिएंट यानी नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर इनको हमेशा ऐड करना है। 3 + 3 6। अब फिर वही प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 18 बनेगा। 18 को अगले कॉफिशिएंट के नीचे लिखकर, अगले नंबर के नीचे लिखकर इनको ऐड करना, हमेशा ऐड करना है। अब ये बनेगा 20, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 60 बनेगा, अगले नंबर के नीचे लिखकर ऐड करना है। जब लास्ट सम 0 बनेगा, हमेशा इधर आप ऐसे कॉलम बना लिया करो, लाइन सेग्रीगेट कर लिया करो। अगर लास्ट सम, ये लास्ट वैल्यू 0 बने तो ये सिंथेटिक डिवीजन का रूल है, उसके अंदर हम कहते हैं कि ये फिर क्या होगा, ये इसका रूट है। तो यही बात हम कह रहे हैं नीचे। सो n = 3, n = 3 इज रूट और सोल्यूशन।
नाउ वी मेक डिप्रेस्ड इक्वेशन, जिसको कोशंट भी कहते हैं, कोशंट या डिप्रेस्ड इक्वेशन। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये आपने बच्चों एन स्क्वायर लिखना है। 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 6 इंटू एन प्लस 20, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है एन है, ये मुझसे मिस्टेक हुई। एन स्क्वायर प्लस 6 एन प्लस 20 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब आप यहाँ पे लिख लें, here we have other remaining roots are imaginary roots, क्योंकि पावर 3 है तो 3 रूट्स मिलने चाहिए, तो अदर रूट्स क्या है, इमेजिनरी। अभी आपको मैंने कैलकुलेटर से बता भी दिया था कि 2 रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो एक रूट रियल है, बाकी 2 इमेजिनरी। वो बेशक पेपर में आप ना निकालें, डायरेक्ट लिख दें अदर 2 रूट्स आर इमेजिनरी। तो हमें n की वैल्यू 3 मिल गई है। अब चेक करना चाहें कि ये n की वैल्यू दुरुस्त है या गलत है, तो ये n की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, तो आंसर 60 बनेगा। चेक कर लो, आंसर 60 आएगा। मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं कि ये हमने ये नीचे वाला जो नंबर है ये क्यों हम एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स को नहीं लेना हमने। फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, इस n फैक्टोरियल को इधर ले आए, आगे बेटा देख लें, सारी यही कैलकुलेशन बिल्कुल इसी पैटर्न पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट फैक्टर निकालने, रूट्स निकालने, नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करने। इस पे कहने की करने की कोई खास बात नहीं है, ये सारी वही डिस्कशन है जो इधर मैंने बताई। बच्चों मैं पहले यहां पे एक और बात भी बता दूं, फिर इस बात पर आता हूं। आपके पास यहां पे जब इस तरह का सीन आए कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स हों, ये कंसेक्टिव है, कैसे पता चल रहा है, n प्लस 1 n प्लस 2। जब 3 कंसेक्टिव नंबर्स हों और उनका प्रोडक्ट 60 है, जैसे यहां पे, तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आप n डायरेक्ट भी बता सकते हो। कैसे? आपने ये काम करना है कि इस 60 को अब 3 कंसेक्टिव नंबर में ब्रेक करना है। इसके लिए सोचना पड़ता है, मैं सिर्फ आपको एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसे देखकर कहता है व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ n, ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक आपने लगानी है। तो जब भी ऐसा सीन आए कि लेफ्ट पे 2 या 3 कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट हो और राइट पे इक्वल टू कोई टिपिकल नंबर हो, ये जनरल नंबर है, ये कोई खास स्पेसिफिक नंबर है, तो आपने इसके फैक्टर बना लो और फैक्टर बनाकर उसके अंदर 3 ऐसे नंबर ढूंढो कि वो जो हैं कंसेक्टिव हो और उनका प्रोडक्ट 60 बने। तो इट मीन ये बड़ा नंबर है 5, ये उससे छोटा नंबर है 4, ये उससे छोटा नंबर होगा 3। बड़े छोटे का फर्क लाजमी ख्याल में रखना है, दैट इज इक्वल टू 60। अब इनमें से किसी को इसके साथ कंपेयर करो, लेकिन छोटे नंबर को छोटे के साथ इक्वेट करो, या मिड नंबर को मिड के साथ और सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर के साथ इक्वेट करके आप n निकाल लो। n यही आ रहा है, मतलब ये देखो n को आप 3 से इक्वेट करो, n3, n प्लस 1 को आप 4 से इक्वेट करो तो भी n3, या n प्लस 2 को आप 5 से इक्वेट करो तो भी n3 है। यानी जब भी ऐसे 3 नंबर का प्रोडक्ट आगे कोई एक स्पेसिफिक नंबर हो, इधर जनरल नंबर है इधर ये पर्टिकुलर नंबर है, तो शर्त यह है कि वो 3 नंबर कंसेक्टिव हों जो इधर जनरल फॉर्म में है। तो फिर क्या है, इस नंबर को भी ऐसे नंबर में ब्रेक करो कंसेक्टिव नंबर्स हों, और जो सीक्वेंस इधर है बड़ा, फिर उससे एक छोटा, फिर उससे एक छोटा, इसी फॉर्म में अगर आप 3 नंबर ढूंढ लें इक्वल टू 60 के, उनका प्रोडक्ट तो इक्वेट कर लो। सेम स्टोरी यहां पे भी है। ये देखो ये n-3 एंड n-4 दर हकीकत ये 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 20 है। इट मीन आपको ऐसे 2 नंबर 20 को ब्रेक करके ढूंढने हैं कि वो नंबर कंसेक्टिव हो, उनमें डिफरेंस 1 का हो और उनका प्रोडक्ट 20 हो। तो ये आपके साथ ये चीज बन जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, n-3, ये छोटा, ये बड़ा नंबर है, ये उससे छोटा नंबर है, तो इधर बड़ा क्या है, 5 है। n-3 को 5 के इक्वल ले लो तो n की वैल्यू क्या आई, 8। इस नंबर को 4 से इक्वेट करो, छोटे नंबर को छोटे से इक्वेट करना है, तो n की वैल्यू आई 0। n की वैल्यू 0 तो यहां नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 0 नहीं ले सकते, 8 ले सकते। यूं भी कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि अगर MCQ आ जाए
किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, तो इस तरह से करें। बाकी फेडरल बोर्ड का सवाल हो तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें जैसे ये मैंने बताया। बच्चों अब मैं सिंथेटिक डिवीजन में ये जो पहला कोफिशिएंट जो भी होता है वो एज इट इज नीचे क्यों कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं इसकी आपको वजह बताने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। बच्चों फर्ज कर लो मैं इससे पहले छोटे कोई वैल्यू लिखता हूं, 7x² - 6x + 2 को हम x - 3 पे अगर डिवाइड करते हैं तो ये देखो ये यहां पे चूंकि 7x² है तो पहला नंबर आप इधर क्या करोगे 7x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहां 7x लोगे तो 7x² - 21x, साइन चेंज करें तो ये आपस में कट जाएंगे और इधर क्या वैल्यू बनेगी, इनका साइन चेंज करें तो 15x। नेक्स्ट आप क्या करोगे यहां पे 15 से इसको डिवाइड करोगे तो 15x - 45, तो ये अब आपस में कट जाएंगे, साइन चेंज करें तो 47। अब यही स्टेप आप सिंथेटिक डिवीजन में देखो, बिल्कुल यही कैलकुलेशन होगी, बट ये 3 स्टेप्स हुए हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हम एक स्टेप करेंगे, क्या ये जो भी यहां कोफिशिएंट होता है ये हमेशा इधर कोशंट में जरूर आएगा। जो यहां कोफिशिएंट होता है, लेट यहां पे 4 होता तो इधर हम 4 लिखते, लेट यहां पे 3 होता तो इधर हम 3 लिखते, तो जो भी इधर डिवीजन में नंबर होता है अंदर यहां पे कोशंट में जरूर आता है। दैट्स व्हाई हम इसको एज इट इज नीचे लो डाउन करते हैं। जो भी यहां लीडिंग कोफिशिएंट होता है शुरू में ये कोशंट में जरूर लिखा करते हैं, तो इसको एज इट इज नीचे लिखना है, ये कोशंट में लाना है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज बनेगी 21। बच्चों ये देखो 21 बना, सम ऐड करें, अब इन दोनों का सम ऐड करें, इन दोनों को सम लें, इनका सम लें तो ये बनेगा 15। ये देखो 15 7 47, ये देखो 47, तो ये वही स्टेप्स हो रहे हैं। बट ये देखो ये एक ही स्टेप में सिंथेटिक डिवीजन में काम हुआ है, बट इधर जो है 3 स्टेप्स के बाद हमें कोशंट मिला है। इधर एक ही स्टेप में आपको कोशंट मिलेगा, तो जब रिमाइंडर 0 हो तो फिर ये कोशंट होता है। तो कोशंट फिलहाल फर्ज कर लो यहां पे समझे कि रिमाइंडर 0 है तो कोशंट बनेगा, फर्ज कर लो ये रिमाइंडर 0 है तो कोशंट बनेगा 7x + 15, क्योंकि ये रिमाइंडर तो फिर हम कोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर लिखते हैं। तो फर्ज कर लो यहाँ पे आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे -47 होता तो ये फिर -45 होता, यहाँ पे -45 होता तो ये -45, ये फिर रिमाइंडर 0 होता, तो फिर एग्जैक्टली आपका वही कोशंट निकलना था, एग्जैक्टली आपका वही कोशंट निकलना था। तो कोशंट का जो भी ये शुरू वाला कोफिशिएंट होता है ये वही होना चाहिए जो यहाँ पे होता है, या जो यहाँ पे नंबर होता है वो एज इट इज हम नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। ये वजह, जो मर्जी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो डिवीजन में हम जरूर यहाँ कोशंट में लेते हैं। सेम स्टोरी यहाँ पे मैंने इसका ये x वेरिएबल में इक्वेशन बनाई और वहां पे लिखी है x³ + 3x² + 2x - 60, और इसको डिवाइड किया x - 3 पे, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में हम इसको 0 पुट करके x की वैल्यू 3 बनती है। तो ये सिंथेटिक डिवीजन में ये स्टेप्स हो रहे हैं और इधर ये हमने ये स्टेप 4 स्टेप्स करने के बाद कोशंट बना है, जबकि सिंथेटिक डिवीजन में हम एक ही स्टेप में कोशंट निकाल लेते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन इज द शॉर्ट वे टू फाइंड आउट कोशंट। कोशंट को थोड़े टाइम में शॉर्ट वे में कोशंट को निकालने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। उधर भी कोशंट निकला है और वही जो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो एज इट इज जरूर कोशंट में आएगा। कुछ मर्जी होता, लेट यहाँ पे 6 होता तो इधर फिर हम 6x² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी यहाँ कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज इसलिए नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं कि ये लीडिंग कोफिशिएंट है डिवीजन के अंदर, डिवाइडेंड का ये कोफिशिएंट है, तो ये कोशंट में एज इट इज ऊपर लिखा जाता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द फैक्ट। पार्ट 5 है n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 132 × n फैक्टोरियल। हमने तमाम पार्ट्स में n की वैल्यू निकालनी है। बच्चों क्वेश्चन 7 के तमाम पार्ट्स में आप अगर गौर करें तो ज्यादातर ये स्टेप बार बार हो रहा है, क्या कि अगर लेफ्ट और राइट पे इस तरह से फैक्टोरियल की वैल्यूज हैं
तो उनको हम सारी वैल्यूज को या लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे या राइट पे, एक ही साइड पर शिफ्ट करके फिर जो बड़ी फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको छोटे फैक्टोरियल में हम ब्रेक करेंगे। तमाम पार्ट्स में ज्यादातर इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में यही स्टेप हो रहा है। ये देखें, इधर भी फैक्टोरियल की रकम है, इधर भी फैक्टोरियल की रकम है, तो राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट पे या लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट पे शिफ्ट कर लो। हम हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के नीचे शिफ्ट करते हैं ताकि बड़ी वैल्यू ऊपर ही रहे और नोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू बच जाए। तो ये देखो, बड़ी वैल्यू ये है, इसको ये दो का फर्क है, दो वैल्यूज का फर्क है, तो इसमें हम इसको यहां से लेकर के n+2 से लेकर के आगे 2 स्टेप शिफ्ट करेंगे। तो ये n फैक्टोरियल पर इसको रोक कर आपस में कैंसिल कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बन जाएंगे। मिड टर्म ब्रेक लगाकर हमारे पास n की ये 2 वैल्यूज आएंगी। नेगेटिव वैल्यूज को बच्चों आपने नेग्लेक्ट कर देना है, तो हमारे पास n = 10 ये रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहें तो ये n की वैल्यू 10 को इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि आंसर 132 बन रहा है या नहीं। अगर आंसर 132 बने तो इट मीन आपकी ये n की वैल्यू करेक्ट है। 6 पार्ट देखें, ये जब भी बच्चों फैक्टोरियल के दरमियान प्लस हो या माइनस हो, ज्यादातर तो हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहां हम एक चालाकी या ट्रिक लगा लेते हैं। क्या, हमें n की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे 11 फैक्टोरियल है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपको फौरन n का आंसर मिल जाएगा। ये देखो, 11 फैक्टोरियल इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 11/9 फैक्टोरियल, 11/10 फैक्टोरियल। जब भी 2 फैक्टोरियल की रकमें ऊपर नीचे हो तो बड़े फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो। 11 × 10 साथ 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। इसको लिखेंगे 11 × 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। हमारे पास बच्चों आंसर बन गया, मिल गया, ये चेक कर। नेक्स्ट, ये भी इसी पैटर्न पे होगा, ये भी देख लें। इसको इधर नीचे डिवाइड कर दें, n-3 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा। अब n फैक्टोरियल जो है इसको एक्सपेंड कर लें 3 डिजिट्स तक, n से लेकर आगे 3 डिजिट्स ले जाएं पीछे, तो n से आगे 3 डिजिट्स जाने हैं, तो ये n-3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा। हमारे पास ये 3 वैल्यूज बचेंगी, 3 वैल्यूज रह जाएंगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, क्यूबिक इक्वेशन के अभी मैंने बताया आपने सिंथेटिक डिवीजन से रूट्स ढूंढने हैं, तो उसमें एक रूट ये रियल बनेगा, बाकी 2 इमेजिनरी बनेंगे। मैं x1 चूंकि कैलकुलेटर से मिलता है, मैं x1 लिख देता हूं, आपने n1 लिख लेना। ये एक रूट है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ आपको बार बार रूट्स ढूंढने की नहीं जरूरत होगी, आप फौरन कैलकुलेटर से ये रूट फौरन आपने ढूंढ लिया, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट कर लें बाकी रिजल्ट्स। बच्चों, सिंथेटिक डिवीजन में ये यहाँ पे जो एंड पे हमारे पास वैल्यू बचा करती है वो हमेशा रिमाइंडर होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है हमें डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाने में हेल्पफुल होती है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास रिमाइंडर होती है। थोड़ी देर पहले मैंने जब सिंथेटिक डिवीजन में ट्रिक बता रहा था, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू बचेगी वो रिमाइंडर हुआ करती है लास्ट वैल्यू को, और बाकी वैल्यू जो है ये हमें कोशंट या डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाने में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ से ये देखें कि 2 रूट्स इसके इमेजिनरी आएंगे, आप देखें वो आयोटा उनमें आ रहा है कैलकुलेटर से, तो जस्ट आपका यही आंसर जो है ये n = 11 होगा। यहाँ पे भी यही काम। स्टूडेंट्स, अगर फर्ज कर लो ये सवाल 4 नंबर का आ जाए, तो मेरा मशवरा फिर ये है कि ये जो 2 इमेजिनरी रूट्स हैं इनको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से बकायदा इस पे n = -b ± b² - 4ac/2a, बेहतर यही है कि ये a b c की वैल्यूज इसमें पुट करके फिर n की वैल्यू जरूर निकाल लें ताकि नंबर कटने का डर या खदशा ना रहे। अब स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू छोटी और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इस छोटी वैल्यू को इसके नीचे लेकर आए, फिर इसको भी आगे उसी तरह से सिंप्लीफाई करें, ये कट जाएगा, आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिया, आप कैलकुलेटर से इसके रूट्स निकाल लें, तो n एक 2 आएगा और एक -3 को नेग्लेक्ट कर दें, n = 2, ये हमारा आंसर होगा। 9th पार्ट देखें, ये पार्ट बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, गौर कीजिएगा, इसमें n+2 फैक्टोरियल ओवर 2n - 1 फैक्टोरियल = n+3 फैक्टोरियल ओवर 2n + 1 फैक्टोरियल साथ 72/3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे
ये 2n की वैल्यूज को आपने इकट्ठा करना है, यानी इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि तमाम पार्ट्स में हम फैक्टोरियल की रकमें अगर लेफ्ट और राइट पर हैं तो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। कोशिश ये करते हैं कि बड़ी वैल्यू नोमिनेटर के, बड़ी वैल्यू ऊपर हो नोमिनेटर में और छोटी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में हो। दैट्स वाई आप इसको यहां शिफ्ट कर लें और इसको इधर शिफ्ट कर लें, इसको यहां शिफ्ट कर लें और इसको इधर शिफ्ट कर दें। ये स्टेप मैंने किए। अब 2n+1 को एक्सपेंड करें। 2n+1, 2n, 2n-1, एक एक दर्जा, एक एक वैल्यू कम करते जाएं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली n+3 को एक एक वैल्यू कम करें तो n+2 तक एक ही डिफरेंस है इसमें, n+3 और n+2 में 1 का डिफरेंस है, जबकि इनमें देखें तो ये 2 का डिफरेंस है, तो 2 स्टेप पीछे जाना है। इसमें एक स्टेप पीछे गए, ये कट जाएगा 7/72/7। ये उसी तरह बेटा अब ये जो हमारे पास वैल्यू रहेगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, इसमें इकट्ठा करके डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू आएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर से सुनना है मेरी बात को। बच्चों अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको कैलकुलेटर से रूट्स निकालना मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। अब यहां से फैक्टर कैसे निकालेंगे या फैक्टर्स कैसे बनेंगे, यहां से जब कोफिशिएंट 1 से हट कर हो तो फिर फैक्टर जो आपके पास रूट्स बनेंगे, इस कोफिशिएंट को उन रूट से मल्टीप्लाई भी करना है। फैक्टर बनाने का ये तरीका है कि जो कैलकुलेटर से आपके पास रूट्स बनेंगे, कैलकुलेटर आपको रूट्स देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये उसी तरीके से आप रूट्स निकाल लें, चेक कर लें कैलकुलेटर ये रूट्स दे रहा है। ये x1 और x2 है, ये x1 और x2 है, आप इसको n1 और n2 समझ लें। तो कैलकुलेटर तो रूट्स दे रहा है, फैक्टर कैसे बनाएंगे? याद रखें इनका साइन भी चेंज करना और इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि जब कोफिशिएंट 1 होता है तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट जो भी फैक्टर मिलेंगे इसके जो रूट्स मिल रहे हैं वो एक ये होगा रूट और एक ये होगा। जो भी रूट्स मिलते हैं उनका साइन चेंज करें तो फैक्टर बन जाते हैं। जब यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, साइन चेंज करना है और जो ये कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई भी करना है। 1 को मल्टीप्लाई करने से तो कोई असर या फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोफिशिएंट अदर देन 1 हो तो जो ये रूट्स मिलते हैं इन रूट्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर साइन चेंज करें तो आपके फैक्टर हासिल हो जाएंगे। ये रूट्स बन रहे हैं 4 और ये -27/14, 14 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 56 एंड -27, साइन चेंज कर लें तो ये फिर आपका मिड टर्म ब्रेक यानी फैक्टर्स बन जाएंगे। तो फैक्टर जब कोफिशिएंट अदर देन 1 हो, जैसे ये 14 है, तो इनको फिर रूट से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करना है, वो फैक्टर या मिड टर्म ब्रेक बन जाएगी। तो ये हमारे पास ये 2 रूट्स आ रहे हैं, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दें। n की वैल्यू 4 जो है ये हमारे पास रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन 7 पार्ट 10 है 2n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल साथ n-4 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52। स्टूडेंट्स इसका n का जो आंसर हम निकालेंगे वो ऐसी वैल्यू निकलेगी कि वो वैल्यू इनवैलिड होगी, यानी वो n की वैल्यू गिवन इक्वेशन के लिए ट्रू नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे ये जो n होता है ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और दूसरे तरीके से भी मैं n निकाल कर दूंगा, लेकिन ये n की वैल्यू भी इनवैलिड होगी। इन दोनों वैल्यूज पर मैं थोड़ी देर बाद बहस करता हूँ, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे देखें ये 2n फैक्टोरियल है और ये 2n-3 फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल को 2n-3 फैक्टोरियल तक ले जाकर सिंप्लीफाई करते जाएं, एक एक स्टेप कम करते जाएं और इसके साथ जाकर काट दे ओपन करके। सिमिलरली ये नीचे n फैक्टोरियल और ये n-4 फैक्टोरियल, तो इसको भी आप n-4 तक ले जाकर इससे कैंसिल कर दें और ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 3 ये फैक्टर बचे और इधर डिनोमिनेटर में 4 ये फैक्टर बचे और 52 एज इट इज आ गया साथ। स्टूडेंट्स ये n से n भी कट गया, हमारे पास जो ये बाकी ऊपर वैल्यूज बची हैं
यहां से मैंने 2 कॉमन लेकर n-1 से इसको काटना है। बच्चों यहां से अब आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लें ताकि ये n-1 से ये चीज कट जाए। 2 कॉमन लेने से ये n-1 इससे ये काट दें। स्टूडेंट्स यहाँ पे n-1 को मैं n-1 से काट सकता हूँ। बाद स्टूडेंट्स ये सवाल कर सकते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स में, क्यूबिक इक्वेशन वगैरह में हम वेरिएबल को तो नहीं काट सकते, तो इधर हमने n को भी काट दिया है, इसलिए कि यहां पे हमें n को काटना अलाउ है। n 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ये कॉमन लेकर अलग से रूट्स निकालें तो n की वैल्यू 0 मिलेगी। 0 भी इसमें n नहीं होना चाहिए। और अगर हम n-1 मल्टीप्लाई करके कॉमन लेकर n-1 को भी 0 पुट करें तो n की वैल्यू 1 आएगी। यहां ना 0 वैल्यू कंसीडर हो सकती है ना 1, इसलिए आप इनको काट सकते हैं। साथ ये कंडीशन लिख सकते हैं कैंसिल करते वक्त कि n इज नॉट इक्वल टू 1। तो n-1 को मैंने आपकी आसानी के लिए, जैसे n को n से काटा है, n-1 को भी मैं काट रहा हूँ। n-1 को जब काटेंगे और ये 2 उधर जाके 2 × 2 4 उधर जाके ये 52 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 13 बनेगा। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो n की ये वैल्यू आएगी जो कि इनवैलिड वैल्यू है। n की ये जो वैल्यू है ये इसलिए इनवैलिड है कि फैक्टोरियल जो है ये इन वैल्यूज का नहीं निकल सकता। n शुड बी नेचुरल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में भी हमें इस एक्सरसाइज में जितने भी n की वैल्यूज आ रही हैं वो नेचुरल नंबर के तौर पर आ रही हैं। तो यहाँ पे ये जो n की वैल्यू ये इनवैलिड वैल्यू होगी, यानी इसमें पुट करें तो ये रिजल्ट नहीं बनने लगा। स्टूडेंट्स जब भी कोई सॉल्यूशन हम निकालते हैं और पॉलिनोमियल में फर्ज कर लो ऐसे एक इक्वेशन होती है और इसमें से हम x कॉमन लेकर ऐसे इसको लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 रूट्स मिलते हैं। हम वेरिएबल पे इक्वेशन को डिवाइड नहीं करते बल्कि हम वो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मैंने n को n से काटा है तो स्टूडेंट्स ये सवाल पैदा कर सकते हैं, कि सर हमारा एक रूट कम हो जाएगा। यहाँ पे आप n को n से काट सकते हो, क्योंकि हम यहाँ ये कह रहे हैं कि n इज नॉट इक्वल टू 0, n 0 ले ही नहीं सकते इसमें। फिर हम n-1 को भी n-1 से काट रहे हैं, हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि n-1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो वो भी इसमें इनवैलिड वैल्यू होगी। मतलब क्या, दूसरे तरीके से आप यूं समझ लें कि आप इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की बजाय, आपस में कैंसिलेशन करने की बजाय, आप यहां से देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, आप 2 कॉमन ना लें, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। कैसे, यहां से ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज बनेगी। आगे फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें, इन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मजीद आगे इनको मल्टीप्लाई करें। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया ताकि 2 × 2 उधर जाके 52 से कट जाएगा। आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालें कैलकुलेटर से तो एक रूट ये आएगा और इसकी आगे डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएं तो ये वही डिप्रेस्ड इक्वेशन ये वही बन रही है जो ये वाली है। तो इससे 2 रूट्स तो ये वाले बनेंगे जबकि एक रूट ये बनेगा, लेकिन ये जो रूट है ये भी इनवैलिड है। थोड़ी देर में पहले मैंने कहा था कि n की वैल्यू 1 जो है वो आप इसमें कैंसिल कर दें, कोई मसला नहीं है। n की वैल्यू 1 हम इसमें नहीं कंसीडर कर सकते, हम n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्योंकि ये n की वैल्यू जो 1 यहाँ आई है इसके तहत आप देखें n इज इक्वल टू 1, n-1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो मैंने इस को कैंसिल करते वक्त कहा था कि हम तभी कैंसिल कर सकते हैं जब ये 0 ना हो, क्योंकि 0/0 को हम काट नहीं सकते। तो उधर मैं n की वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं यहाँ पे ये दावा कर रहा हूं कि ये n की वैल्यू भी इनवैलिड है। क्यों, आप n की इस वैल्यू को सोल्यूशन नहीं कह सकते। क्यों, आए ये n की वैल्यू इसमें पुट करें, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरा ये भी
यूं भी समझ सकते हैं कि n की वैल्यू इसमें पुट करें तो नेगेटिव का फैक्टोरियल बन रहा है, ये चेक कर लेना, ये नेगेटिव का फैक्टोरियल बन रहा है। तो दर हकीकत इस क्वेश्चन में कोई एरर है। अगर इन वैल्यूज के साथ हम सॉल्व करें तो n का आंसर नहीं मिल रहा, तो इस क्वेश्चन में कोई एरर है। वरना अगर सवाल आ जाए तो यूं भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं, दोनों तरह से देख लें, लेकिन आंसर जो है वो दोनों तरह से इनवैलिड वैल्यू आएगी। पार्ट 10 है 1/2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल रेशो 1/4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, ये जो है ये इस तरह की कंडीशन अक्सर पार्ट्स के अंदर, क्वेश्चन 7 के अक्सर पार्ट्स के अंदर इस तरह की कंडीशन आगे गिवन है। इस कंडीशन का सिर्फ मकसद ये होता है कि ये जो यहाँ पे नंबर होगा इसके अंदर अगर हम ये n की वैल्यू पुट करें तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं बननी चाहिए, यानी जो भी ये चीज होती है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से फिर n की कंडीशन मिल रही होती है n ग्रेटर और इक्वल टू 4, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो 0 का फैक्टोरियल चूंकि 1 है वो निकल जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। दैट्स वाई जो भी अंदर वाली वैल्यू होती है उस पर इस तरह की बुक वाला कंडीशन लगाता है। तो पिछले क्वेश्चन में पार्ट 10 में भी इस लिहाज से कंडीशन होनी चाहिए थी, यानी यहाँ पे n इज ग्रेटर इक्वल टू 4 की कंडीशन होनी चाहिए थी। दैट्स वाई n इक्वल टू 1 की जो वैल्यू है, जो रिजल्ट निकला था वो इनवैलिड रिजल्ट है। इसी तरह से जो बाकी दो रूट्स निकले थे अंडर रूट की फॉर्म में वो भी इनवैलिड रूट्स हैं, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल फॉर्म में होनी चाहिए और गिवन कंडीशन के मुताबिक n उससे आगे आगे होना चाहिए। जैसे इसमें अभी थोड़ी देर बाद जो n की वैल्यू निकलेंगी, एक 0 वैल्यू निकलेगी और एक 5, तो हम 5 को कंसीडर करेंगे बट 0 को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में भी कंडीशन होनी चाहिए थी। और वैसे भी मैंने बताया कि जो इसमें n के आंसर निकल रहे हैं वो इनवैलिड हैं, वो सारे के सारे इनवैलिड हैं। जो भी इसके सोल्यूशन निकले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इनवैलिड हैं, अंडर रूट वाले भी और ये भी। तो दरअसल इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। तो आए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट्स, इस रेशो को हम ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं ना, जैसे a रेशो b हो तो हम उसको a ओवर b लिखते हैं। तो दिस वन ओवर दिस वन, दिस वन ओवर दिस वन करके लिख लिया मैंने। तो दिस वन ओवर दिस वन ये मैंने करके लिख लिया। इसको सामने 2 है वो एज इट इज रहने। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैंने उल्टा दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये सामने जाकर उलट जाएगी वैल्यू। स्टूडेंट्स, ये जो 4 फैक्टोरियल ये 24 है, तो ये 2 and 24 ये आपस में 12 यहाँ पे बचेगा और n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। इनमें से बड़ी वैल्यू ये है, जब भी ऊपर नीचे फैक्टोरियल की वैल्यूज हो तो आप बड़ी वैल्यू को ओपन करेंगे। तो इसमें से एक एक कम करते जाएं, n माइनस 4 फैक्टोरियल पे रोककर इसको काट दें। बाकी हमारे पास ये वैल्यू है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, राइट साइड पर 6 रहेगा। इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 को भी इधर ले आए 0 हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन ले लें, हमारे पास ये दो वैल्यूज बनेगी, एक n का आंसर 0 और एक n का आंसर 5। तो 5 वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, 0 को नहीं। सामने रीजन देंगे, सिंस ये गिवन कंडीशन है, सिंस n इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 है, ये गिवन है। दैट्स वाई हम n इक्वल टू 5 वाली वैल्यू लेंगे और इसको क्या है नेग्लेक्ट कर देंगे। यही जुमला नीचे लिख देंगे, नेग्लेक्टिंग n इक्वल टू 0 सो n इक्वल टू 5। ये साथ लिख लेना, नेग्लेक्ट n is equal to 0 because n is greater or equal to 4.